नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 8 के विज्ञान विषय पर है, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं अध्याय 17 का, जिसका नाम है किशोरावस्था की ओर। अब आप बड़ी हो रही हैं या बड़े हो रहे हैं। तो हम चलते हैं अध्याय 17 किशोरावस्था की ओर पर। यह है आपका अध्याय 17 किशोरावस्था की ओर, यानी अब आप बड़ी हो रही हैं या बड़े हो रहे हैं। और इस अध्याय में हम यह समझेंगे कि मनुष्य जब छोटा से बड़ा होता है तो उसके शरीर में क्या क्या परिवर्तनें आती हैं। अध्याय में हम मुख्य रूप से यह समझेंगे कि मनुष्य का जीवन काल मुख्य रूप से 4 अवस्थाओं से गुजरता है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। इन चारों अवस्थाओं को हम विस्तार से समझेंगे, जिसमें हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा किशोरावस्था पर। फिर इसके बाद हमारे शरीर में किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों को समझेंगे, कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। इसके बाद हम लोग द्वितीय लैंगिक लक्षण को समझेंगे। इसके बाद हम मानव में जनन अवधि को समझेंगे और अंत में हम समझेंगे प्रजनन एवं स्वास्थ्य को। और फिर इस पाठ के अंत में जितने भी अभ्यास प्रश्न होंगे उन सभी को हम एक एक करके हल भी करेंगे। तो कृपया आप मेरे साथ अंत तक बने रहें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अब हम अध्याय को शुरू करते हैं। देखिए, किशोरावस्था की ओर का इंग्लिश होगा रीचिंग एट द एज ऑफ एडोलेसेंस। देखिए, किशोरावस्था को इंग्लिश में एडोलेसेंस कहते हैं। तो किशोरावस्था को हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। कहने का मतलब है कि चाहे आप लड़की हो या लड़का, आप लड़की या लड़का होंगे, आप जब बड़े होते हैं, यानी आप जब 11-12 वर्ष का उम्र जब पार करने लगते हैं, तो देखिएगा आपके शरीर के अंगों में कुछ बदलाव होने लगते हैं। इसी बदलाव के बारे में हम इस अध्याय में समझने वाले हैं। ठीक है, देखिए आगे है, मनुष्य का जो जीवन काल है वह मुख्य रूप से 4 अवस्थाओं से गुजरता है। ठीक है, आपको हम बता चुके हैं। पहला अवस्था है शैशवावस्था, इसको इंग्लिश में कहते हैं इन्फेंसी। ठीक है, जब बच्चा जन्म से लेकर 5 वर्ष तक का होता है तो उसको क्या कहते हैं? शैशवावस्था। इसको आप अपने कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे। इसके बाद है बाल्यावस्था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं चाइल्डहुड। और यह जो बाल्यावस्था है यह 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है। ठीक है, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक शैशवावस्था, 6 वर्ष से 11 वर्ष तक बाल्यावस्था। ठीक है, और फिर 11-12 वर्ष से लेकर 18-19 वर्ष तक की जो अवस्था होता है उस अवस्था को क्या कहते हैं? किशोरावस्था। और इस अध्याय में हम इसी अवस्था के बारे में विशेष रूप से पढ़ने वाले हैं। 11 या 12 वर्ष से लेकर 18-19 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको क्या कहते हैं? किशोरावस्था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडोलेसेंस पीरियड। ठीक है, और जब 19 वर्ष जब हम पार कर जाते हैं, यानी 20 वर्ष के बाद का जो समय होता है उस अवस्था को क्या कहते हैं? प्रौढ़ावस्था। यानी किशोरावस्था के बाद की जो अवस्था होती है उसको क्या कहते हैं? प्रौढ़ावस्था। इसको एडल्ट एज भी कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आगे कह रहा है कि किशोरियों को टीन एजर्स भी कहा जाता है। किशोरियों को क्या कहा जाता है? टीन एजर्स। आपका जो देखिए संख्या जो होता है 12, 13, 14, 15, आप देखे होइएगा 13, 14, 15 सब में लास्ट में क्या आ रहा है? टीन आ रहा है ना। 15, 17, 19, तो उसी टीन से यहाँ पे इसका नाम पड़ गया है टीन एजर्स। मतलब ऐसे बच्चे जो 12-13 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक के हों उनको क्या कहते हैं? किशोरी कहते हैं, या इसको इंग्लिश में टीन एजर्स भी कहा जाता है। ठीक है, हम इसी टीन एज में होने वाले बदलाव को मुख्य रूप से समझने वाले हैं। यही है हमारा अगला टॉपिक, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन। तो देखिए, किशोरावस्था में मुख्य रूप से 5 परिवर्तन होता है, जिसमें से पहला है आपका लंबाई, दूसरा है आपका शारीरिक बनावट, तीसरा है आपके स्वर में यानी आपके आवाज़ में, चौथा है स्वेद एवं तैल ग्रंथियों तथा जननांगों में, और पांचवा जो बदलाव है वह है मानसिक एवं संवेदनात्मक विकास। तो हम सभी को क्या करते हैं? विस्तार से एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए, पहला जो है वह लंबाई में होने वाला परिवर्तन। इस लंबाई को इंग्लिश में कहते हैं हाइट। ठीक है, देखिए इस दौरान शरीर की हड्डियों में तेज़ी से वृद्धि होती है। ठीक है, अब आपका हड्डी जितना लंबा होगा उतना ही आपका शरीर भी क्या होगा? लंबा होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए महत्वपूर्ण बिंदु जो है वह है 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक लड़के तथा लड़कियों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। कहने का मतलब है कोई भी बच्चा है वह 18 वर्ष तक ही बढ़ता है। 18 वर्ष के बाद उसका जो लंबाई का वृद्धि है वह रुक जाता है। कहने का मतलब 18 वर्ष तक आप जितना लंबा रहेंगे उतना ही आप आजीवन लंबे रहेंगे। ठीक है, इसी में देखिए नीचे एक तालिका दिया हुआ है, और इस तालिका से आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि आप किस वर्ष में कितना
प्रतिशत लंबाई हासिल कर लेते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए आपका अगर 8 वर्ष है और अगर आप लड़का हैं तो आप 72% लंबाई हासिल कर लेते हैं, और अगर आप लड़की हैं 8 वर्ष की उम्र की तो आप 77% लंबाई हासिल कर लेते हैं। ठीक, इसी तरह करते करते जब आप अगर लड़की हैं और आप 17वें वर्ष में जाती हैं तो आप अपने लंबाई का 100% हासिल कर लेती है। कहने का मतलब है कि आप जितना लंबा हो सकती हैं कोई लड़की, वह अपने 17 वर्ष की उम्र में लंबा हो जाती है। इसके बाद उसका लंबाई नहीं बढ़ेगा। ठीक, और कोई लड़का जो है वह 18 वर्ष की उम्र में आकर अपना पूरा लंबाई हासिल कर लेता है, यानी 100% लंबाई हासिल कर लेता है। कहने का मतलब है कि कोई लड़का जो है वह 18 वर्ष के बाद अब नहीं बढ़ेगा। ठीक, यह लड़की का है और यह लड़का का है। ठीक है, आशा है इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि आप किस वर्ष की उम्र में कितना प्रतिशत लंबाई हासिल कर सकते हैं। और देखिए, इसी से संबंधित एक इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे सूत्र है, फॉर्मूला है, जिसका उपयोग करके आप यह पता कर सकते हैं कि आप जब 20 वर्ष के होंगे तो आपका लंबाई कितना होगा। है ना इंटरेस्टिंग? तो आइए हम समझ लेते हैं कि इस सूत्र का हम उपयोग कैसे करेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए अगर आप 10 वर्ष की लड़की हैं, ठीक है, अगर आप 10 वर्ष की लड़की हैं तो यहाँ देखिए, इस तालिका में देखिए 10 वर्ष के उम्र में कोई लड़की जो है वह 84% अपना लंबाई हासिल कर लेती है। ठीक, अब कह रहा है कि मान लीजिए आप 10 वर्ष की लड़की हैं तो यहाँ हम क्या करेंगे, ऊपर में वर्तमान लंबाई दे देंगे। जैसे मान लीजिए वर्तमान लंबाई 10 वर्ष की लड़की का 105 सेंटीमीटर है तो 105 लिख देंगे। नीचे लिख देंगे वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई की प्रतिशत, मतलब 10 वर्ष की उम्र में लड़की कितना प्रतिशत हासिल कर लेती है, तो 84% हासिल कर लेती है। अभी आप देखें हैं, और गुना कर देंगे 100 से, तो यहाँ कितना आ गया आपको, 125 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, तो कहने का मतलब है यह जो लड़की है 10 वर्ष की लड़की, जो अभी 105 सेंटीमीटर की है ना, वह अपना 20 वर्ष के बाद यानी 18 वर्ष के बाद उसका लंबाई कितना होगा, 125 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इस सूत्र का प्रयोग करके आप भी अपना लंबाई पता कर सकते हैं कि 20 वर्ष के बाद आप कितना लंबा होंगे। यह एकदम इंटरेस्टिंग सूत्र है। और यह कैसा सूत्र है, तो यह किशोरा अवस्था की समाप्ति तक उसकी अनुमानित लंबाई की गणना की जाती है इस सूत्र का प्रयोग करके। ठीक है, हम चलते हैं आगे। देखिए, किशोरावस्था की उम्र में हमारे शरीर में जो अगला परिवर्तन होता है वह है शारीरिक बनावट में। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं चेंज इन बॉडी शेप। हमारे शारीरिक बनावट में क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है। ठीक, आप जब 11 वर्ष 12 वर्ष से जब आगे बढ़ेंगे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 में जब जाएंगे तो आपके शरीर का जो बनावट है उसमें भी बहुत सारा अंतर आपको दिखाई पड़ने लगेगा। जैसे इसमें दिया हुआ है, देखिए किशोरावस्था में क्या होता है, कंधा जो है, कंधा फैलकर चौड़ा हो जाता है। ठीक, लड़कों का जो होता है वह सीना चौड़ा हो जाता है। ठीक, लड़कियों के कमर के निचले भाग की चौड़ाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा मांसपेशियाँ गठीली हो जाती है। इसके बाद है लड़कों के चेहरे पर मूछ तथा दाढ़ी निकल आते हैं। ठीक है, दोनों नाभि के नीचे, जांघ के ऊपर तथा कांख में क्या होता है, बाल निकल आते हैं, आप देखे होइएगा। ठीक, इसके बाद देखिए लड़कों के सीने में तथा शरीर में, त्वचा पर भी क्या होने लगते हैं, बाल निकल आते हैं। इसके बाद आप देखे होंगे लड़कियों के स्तन का उभार स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि 18 वर्ष की उम्र आते आते तक लड़कों में या लड़कियों में ये सब परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद का जो किशोरावस्था में होने वाला परिवर्तन है वह है हमारे स्वर में, यानी हमारे आवाज़ में, यानी हमारे वॉइस में। ठीक है, किशोरावस्था में क्या होता है कि हमारे कंठ के पास देखिएगा, यहाँ पर का जो ये स्वर यंत्र होता है वह बड़ा हो जाता है। अब देखिए हुइएगा लड़कों में या लड़कियों में थोड़ा कम होता है, लड़कों में थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक, तो यह जो कंठ के नीचे होता है इसको क्या कहते हैं, स्वर यंत्र कहते हैं, लाइडेक्स कहते हैं। ठीक है, यह विकसित होकर क्या होता है, बड़ा हो जाता है। ठीक, इस उभार को एडम्स एप्पल यानी कंठमणि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको एडम्स एप्पल या कंठमणि के नाम से भी इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। और इसके विकसित हो जाने से आप देखे हुए कि लड़कियों का जो आवाज़ होता है वह उच्च तारत्व वाला हो जाता है, यानी हाई पिच वाला हो जाता है। आप देखो कि लड़की का जो आवाज़ होता है वह थोड़ा पतला हो जाता है। ठीक, और लड़कों का जो आवाज़ होता है वह गहरा हो जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, लड़कों का जो आवाज़ स्वर होता है वह क्या होता है, गहरा हो जाता है, भारी हो जाता है। ठीक, अब देखिए किशोरावस्था में हमारा जो अगला परिवर्तन होता है हमारे शरीर में वह है 4 नंबर, स्वेद एवं तैल ग्रंथियों तथा जननांगों में। अब आप थोड़ा इसके इंग्लिश भी समझ लें। स्वेद ग्रंथि को कहते हैं स्वीट ग्लैंड्स। ठीक है, SWEAT।
और तैल ग्रंथियों कहते हैं सेबेकस ग्लैंड्स। ठीक, तो स्वेद एवं तैल ग्रंथियों का इंग्लिश हो गया स्वीट एंड सेबेकस ग्लैंड्स। ठीक है, और जननांग जो होता है वह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, लड़की का जनन अंग अलग होगा और लड़का का जनन अंग अलग होगा। देखिए यहाँ पे आगे लिखा है कि किशोरावस्था में स्वेद ग्रंथियों एवं तैल ग्रंथियों की सक्रियता बढ़ जाती है। देखिए यह जो ग्रंथि है, ठीक है, हमारे शरीर में बहुत सारे ग्रंथि है जो अनेक प्रकार के हार्मोन्स का ये हार्मोन्स निकलता है उनसे। ठीक है, और उस हार्मोन से क्या होता है, हमारे शरीर का विकास होता है। ठीक, तो किशोरावस्था की उम्र में स्वेद ग्रंथि और तैल ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वह क्या करता है, वह हमें किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर ले जाता है, हमारे शरीर में अनेक परिवर्तनें लाता है। ठीक, जिस कारण क्या होता है कि हमारे चेहरे पर फुंसियाँ, कील और मुहासे निकल आते हैं। आप देखे होइएगा 13, 14, 15, 16, 17 तक जाते जाते क्या होता है, चेहरे पर कील मुहासे पिंपल्स आने लगते हैं। ठीक, मुहासों के सूखने पर काले काले दाग चेहरे पर दिखाई देने लगता है। ठीक है, किशोरावस्था के अंत तक मानव जननांग पूर्ण रूप से विकसित और परिपक्व हो जाता है। कहने का मतलब है कि किशोरावस्था के अंत तक यानी 18-19 साल के बाद मानव का जो जनन अंग होता है वह क्या होता है, वह पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, चाहे वो लड़की का हो या लड़का को हो। जनन अंग क्या होता है, पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। लड़कों में शुक्राणुओं का उत्पादन शुरू हो जाता है और किशोरियों में लड़कियों में क्या होता है, अंडाशय परिपक्व हो जाता है, यानी ओवरी जो होता है वह परिपक्व हो जाता है, वह क्या निकलने लगता है, वहाँ से अंडाणु का निमोचन होने लगता है। ठीक है, जिस कारण लड़कियों में क्या होता है, ऋतुस्राव भी शुरू हो जाता है। इस ऋतुस्राव को मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं, जिसको शॉर्ट में एमसी भी कहा जाता है। इसको हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। देखिए किशोरावस्था में होने वाला जो हमारा अंतिम परिवर्तन है वह है मानसिक और संवेदनात्मक विकास। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें किशोरावस्था में व्यक्ति पूर्व की अपेक्षा अधिक सचेत, चिंतनशील तथा स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक, आप देखे होइएगा लड़के लड़कियां जो होते हैं वह 12 वर्ष 13 वर्ष के बाद क्या होने लगते हैं, ज़्यादा सोचने लगते हैं। ठीक है, सचेत हो जाते हैं और वे स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। ठीक है, वे किसी के अंडर में रहना पसंद नहीं करते हैं, उनके सोचने का तरीका बदल जाता है। ठीक, और इससे उनका मानसिक विकास, यह बताता है कि उनका मानसिक विकास हो रहा है। ठीक, इसके बाद देखिए तर्क के आधार पर निर्णय लेने लगते हैं वे, जो भी छोटे बच्चे होते हैं 11-12 वर्ष के बाद पार करने के बाद वे क्या करने लगते हैं, तर्क के आधार पर निर्णय लेने लगते हैं। इसके बाद क्या है कि सीखने की अधिक क्षमता होती है उनमें और वे सीखने के लिए क्या रहते हैं, तत्पर रहते हैं। इसके बाद है सामाजिक एवं धार्मिक भावना से ओतप्रोत रहते हैं वे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि किशोरावस्था में बच्चों का क्या होता है, मानसिक एवं संवेदनात्मक विकास होने लगता है। ठीक है, देखिए हमारा अगला टॉपिक है द्वितीय लैंगिक लक्षण। ठीक है, इस द्वितीय लैंगिक लक्षण को इंग्लिश में कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। यह क्या है, देखिए इसको हम समझते हैं अच्छे से। आप पिछले अध्याय में जंतुओं के प्रजनन में आप पढ़ चुके हैं बहुत सारी चीज़ों को, है ना। उसमें आपने पढ़ा था कि यूरिशन द्वारा शुक्राणु एवं अंडाशय से अंडाणु नामक युग्मक क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। आपको पता है विडिशन जो होता है वह ये लड़कों में होता है। ठीक है, जिससे क्या निकलता है, शुक्राणु निकलता है, जिसको स्पर्म कहते हैं। ठीक, और यह अंडाशय जो है यानी ओवरी, यह लड़कियों में होता है, जिससे क्या निकलता है, अंडाणु निकलता है। ठीक है, और इस दोनों के निकलने से क्या होता है, निकलने के कारण क्या होता है, लड़कों में मूछधारी एवं लड़कियों में स्तन दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, आप देखोगे लड़कों का मूछधारी होता है वह क्या होता है, स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ठीक, और लड़कियां जो होती है उनमें स्तन का उभार स्पष्ट दिखाने लगता है। ठीक, उसके बाद क्या है, देखिए कांख, सीना तथा नाभि के नीचे एवं जांघ के ऊपर क्या होने लगता है, बाल निकल आने लगता है। ठीक, यह जो है यह सब किशोरावस्था का विशेष लक्षण है। ठीक है, यह सब किशोरावस्था का विशेष लक्षण है और इन लक्षणों को क्या कहते हैं, इन्हीं लक्षणों को द्वितीय लैंगिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, किशोरावस्था में यह सब जो परिवर्तन होता है, ठीक है, और यह सब जो लक्षण स्पष्ट होने लगता है, इन्हीं लक्षणों को क्या कहते हैं, द्वितीय लैंगिक लक्षण। ठीक, आशा आपको समझ में आ गया होगा कि द्वितीय लैंगिक लक्षण क्या है। चलते हैं आगे। देखिए अगले पन्ने में आप चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह जो द्वितीय लैंगिक लक्षण है यह अंतःस्रावी ग्रंथियाँ यानी इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन से क्या होते हैं, नियंत्रित होते हैं। ठीक है, आपके शरीर में विभिन्न जगहों पर क्या होता है, ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ है, जिसको इंग्लिश में इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। और इन्हीं इंडोक्राइन ग्लैंड से क्या होता है, हार्मोन निकलता है
और उसी हार्मोन से हमारा द्वितीय लैंगिक लक्षण क्या होता है, नियंत्रित होता है। अब जब इसी में आप आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि किशोरावस्था में विरिसन यानी टेस्टिस जो होता है यह पुरुषों में होता है, ठीक है। विरिसन द्वारा पुरुष हार्मोन जिसे टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है का स्राव प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। पुरुषों में क्या होता है, टेस्टिस से यानी विरिसन से क्या निकलने लगता है, टेस्टोस्टेरोन निकलने लगता है, ठीक है। यह इंग्लिश शब्द है टेस्टोस्टेरोन। और इसी टेस्टोस्टेरोन के निकलने से पुरुषों में क्या होता है, मूछ दाढ़ी निकलने लगता है, ठीक है। लड़कों में क्या होता है, मूछ दाढ़ी निकलने लगता है। और ठीक इसी तरह स्त्रियों का जो जननांग है यानी जनन अंग वह अंडाशय है जिसको ओवरी कहते हैं, ठीक है। और इस अंडाशय से स्त्रियों में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निकलने लगता है और इसी एस्ट्रोजन नामक हार्मोन से क्या होता है, ये लड़कियों में स्तन का उभार होने लगता है, ठीक है। लड़कियों में स्तन का विकास होने लगता है, किससे, अंडाशय से निकलने वाले हार्मोन एस्ट्रोजन के कारण, ठीक है। तो ऐसा आपको समझ में आ गया होगा। पुरुषों में क्या होता है, विरिसन होता है जिसको टेस्टिस कहते हैं और इस टेस्टिस से क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन निकलता है, ठीक है, जो लड़कों में मूछ दाढ़ी निकलने का कारण है, ठीक है। और लड़कियों में क्या होता है, अंडाशय से एस्ट्रोजन निकलता है, एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है जो लड़कियों में स्तन के उभार का कारण होता है, ठीक। इसको आप अपने कॉपी में नोट करते चलेंगे कि लड़कों में क्या निकलता है और लड़कियों में कौन सा हार्मोन निकलता है, ठीक है। हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। आपका अगला टॉपिक है मानव में जनन अवधि, ठीक है। आपको तो अभी पता है, अभी आप पढ़े हैं कि किशोरों में ये विरिसन नर युग्मक अर्थात शुक्राणु, कहने का मतलब है लड़कों में विरिसन से क्या निकलता है, शुक्राणु निकलता है जिसको स्पर्म कहते हैं, ठीक है। एवं लड़कियों में अंडाशय यानी ओवरी से क्या निकलता है, अंडाणु जिसको ओवम कहते हैं, उत्पन्न करने लगते हैं, ठीक है। तब वे प्रजनन के योग्य हो जाते हैं, ठीक। कहने का मतलब है कि जब लड़कों में ये शुक्राणु का और लड़कियों में अंडाणु का उत्पन्न जब होने लगता है तब वे प्रजनन के योग्य हो जाते हैं, यानी अब वे जनन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा जो अगला टॉपिक है वह इसी टॉपिक के अंतर्गत है, इसको हम समझेंगे अभी अच्छे से। इसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको शॉर्ट में एमसी भी कहा जाता है, ठीक है। अभी हम समझते हैं इसको। यह एक चक्र है जिसमें लड़कियों में क्या होता है, अंडाशय से अंडाणु निकलता है, ठीक है। और यह अंडाणु कहाँ चला जाता है, गर्भाशय की दीवार पर चला जाता है, जिससे गर्भाशय का जो दीवार है वह मोटा हो जाता है, ठीक। और जब पुरुषों के विरिसन से निकलने वाला ये स्पर्म यानी शुक्राणु जब यहाँ मिलकर अंडाणु से मिलकर निषेचित नहीं होता है तो निषेचन न होने की स्थिति में क्या होता है, यह जो गर्भाशय का जो दीवार मोटा हो चुका रहता है अंडाणु से, वह दीवार क्या होता है, उसका रक्त वाहिका सहित टूट जाता है, ठीक है। अब इसके दीवार के टूटने से क्या होता है कि लड़कियों में रक्त का स्राव होने लगता है, ठीक है। और यह जो है यह प्रत्येक 28 से 30 दिनों के अंतराल पर चलता रहता है, ठीक। कहने का मतलब है कि जब अंडाशय से अंडाणु निकलकर गर्भाशय की दीवार पर जाता है और गर्भाशय का दीवार जब मोटा हो जाता है, ठीक है, और निषेचन नहीं होता है उसका, ठीक, तो निषेचन नहीं होने की स्थिति में क्या होता है, वह दीवार टूट जाता है और रक्त का स्राव होने लगता है। इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ठीक है। देखिए यह इसका चक्र यह कितने दिन का होता है, 28 से 30 दिनों का अंतराल पर यह हमेशा होते रहता है, ठीक। यह चक्र स्त्रियों में 11-12 वर्ष की उम्र से स्टार्ट होता है और यह खत्म होता है 45 से 50 वर्ष की आयु तक, ठीक। ऋतुस्राव जो है, ऋतुस्राव चक्र जो है यह किशोरावस्था में ही होता है। इसे क्या कहते हैं, रजो दर्शन कहते हैं। अब देखिए इसको आप आसान भाषा में समझिए कि भगवान जो है वो स्त्रियों के गर्भ में ये एक घर का निर्माण करते हैं एक बेबी को ठहरने के लिए, ठीक है। और जब निषेचन नहीं होता है तो वह घर अपने आप टूट जाता है, ठीक, 28 से 30 दिनों के बाद। आशा है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। हम चलते हैं आगे। हमारा अगला टॉपिक है प्रजनन एवं स्वास्थ्य, ठीक है। प्रजनन से संबंधित हमारा स्वास्थ्य के बारे में इसमें दिया हुआ है, ठीक है। स्वस्थ व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक विकारों से क्या होता है, मुक्त होता है। वह शारीरिक और दिमागी रूप से क्या होता है, मजबूत होता है, ठीक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित पोषण मतलब अच्छा खाना, ठीक है, नियमित व्यायाम हमें एक्सरसाइज हमेशा करते रहना चाहिए। व्यक्तिगत सफाई आवश्यक है, यानी हमेशा हमको क्या करते रहना चाहिए, साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए, ठीक। और किशोरावस्था में इसकी महत्ता और बढ़ जाती है क्योंकि शरीर क्या होता है, तेज़ी से वृद्धि और विकास करने लगता है,
ठीक। और फिर इसी में देखिए ऋतुस्राव के दौरान किशोरियों को विशेष सतर्क रहने की ज़रूरत है। ठीक है, स्राव को अवशोषित करने के लिए क्या करना चाहिए? कीटाणु रहित मुलायम सूती कपड़ा का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, यह सूखा होना चाहिए। ठीक, उसके बाद देखिए कपड़े को गर्म पानी में डिटॉल डालकर धोना चाहिए। ठीक, गंदगी से क्या होता है? दिनाय, खुजली तथा अन्य यौन रोग होने की आशंका बनी रहती है, इसलिए हमको क्या करना चाहिए? साफ सफाई पर हमेशा अपना ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए इसी में अगला टॉपिक है पीले वाले बॉक्स में कि आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में विवाह के लिए आयु निर्धारित किया गया है। ठीक है, लड़कियों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष, ठीक, और लड़कों के लिए न्यूनतम 21 वर्ष। अगर आप लड़की हैं और 18 वर्ष से कम में आपका शादी हो रहा है तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकता है आपके गार्जियन के ऊपर। ठीक, और अगर आप लड़का है और आप 21 वर्ष से कम उम्र में शादी कर रहे हैं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकता है, आपके गार्जियन के ऊपर भी कार्रवाई हो सकता है। ठीक है, तो लड़कियों के लिए न्यूनतम आयु कितना है? 18 वर्ष, और लड़कों के लिए 21 वर्ष शादी करने के लिए। हम चलते हैं आगे। देखिए आगे कह रहा है कि स्वस्थ रहने के लिए भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा एवं खनिजों की पर्याप्त मात्रा आवश्यक है। ठीक है, दूध अपने आप में क्या है? एक संतुलित आहार है, दूध आपको हमेशा पीना चाहिए। देखिए शिशु के लिए, छोटे बच्चे के लिए माँ का दूध जो है वह सर्वोत्तम आहार है। ठीक है, जन्म के तुरंत बाद क्या करना चाहिए? शिशु को माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। ठीक, क्योंकि इसमें यह क्या होता है? यह गाढ़ा होता है, और गाढ़ा पीला दूध जो होता है यही रोग प्रतिरोधी होता है। कहने का मतलब बच्चा को कोई रोग हो जाए तो बिना दवाई के वह दूध ही क्या करता है? वो उस रोग से लड़ लेता है। देखिए आगे एक तालिका दिया हुआ है, इसमें आपको यह बताना है कि यह जो आवश्यक तत्व है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये सब का स्रोत क्या है, सब किन किन चीज़ों में पाया जाता है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है वह मुख्य रूप से चावल, गेहूँ, ये सब में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन जो है देखिए यह दूध में पाया जाता है। ठीक, अंडा में पाया जाता है। इसके बाद देखिए वसा है, ठीक है, इसको फैट कहते हैं, यह मीट में पाया जाता है। ठीक, ये घी सब में पाया जाता है। ठीक, देखिए प्रोटीन दाल में भी पाया जाता है। इसके बाद देखिए विटामिन जो है यह बहुत सारे ये फल फूल में पाया जाता है, जैसे सेब है, अनार है, ये सब में क्या होता है? विटामिन पाया जाता है। खनिज है, सब्जियों में खनिज पाया जाता है बहुत प्रचुर मात्रा में। ठीक है, तो इस तरह से आप भी अपना से पता लगा सकते हैं कि किन इन सब जो यह सब जो चीज़ है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, इन सब का स्रोत क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपका यह अध्याय खत्म हुआ। अब हम चलते हैं इसके अभ्यास प्रश्नों को एक एक करके देख लेते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पहला में देखिए सही विकल्प पर आपको चिन्ह लगाना है। पहला प्रश्न है किशोरावस्था की अवधि है 11 से 19 वर्ष, आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, सीखने की सबसे अधिक क्षमता होती है किशोरावस्था में, आप पढ़ चुके हैं। ठीक, इसके बाद देखिए टेस्टोस्टेरोन है, यह क्या है? यह पुरुष हार्मोन है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो है यह पुरुष के विरिशन से निकलने वाला हार्मोन है। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है सामान्यतः ऋतुस्राव प्रारंभ होता है किस उम्र में? तो देखिए सामान्यतः ऋतुस्राव जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल यह 11 से 13 वर्ष की उम्र में क्या होता है? शुरू हो जाता है। ठीक, हम चलते हैं आगे। आपका अगला प्रश्न है बेहतर सेहत के लिए आवश्यक है। देखिए खूब खाना खूब नहाना यह भी गलत है, कम खाना कम सोना यह भी नहीं होगा, दिन में सोना रात में जागना यह भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, यह सब गलत है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है सही कथन के सामने सही, गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाए। ठीक है, पहला प्रश्न है द्वितीय लैंगिक लक्षण शैशवावस्था में दिखाई देते हैं, यह गलत है। ठीक है, द्वितीय लैंगिक लक्षण जो है यह किशोरावस्था में दिखाई पड़ता है। ठीक, अगला प्रश्न है शुक्राणुओं का उत्पादन अंडाशय से होता है, यह भी गलत है ना। अंडाशय से अंडाणु निकलता है और यह शुक्राणु जो है यह विरिशन से निकलता है। ठीक, अगला प्रश्न है पहले ऋतुस्राव को रजोदर्शन कहते हैं, सही बात है। उसके बाद अगला है युग्मनज का पोषण गर्भाशय में होता है, हाँ सही बात है। युग्मनज का पोषण कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। अगला प्रश्न है कि अगला कथन है कि इंसुलिन की कमी से घेंघा का रोग होता है, नहीं, इंसुलिन की कमी से आपको डायबिटीज होता है। ठीक, यह गलत है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज रोग होता है।
अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, कॉलम ए के शब्दों को कॉलम बी के उचित शब्दों से मिलाएं। ठीक है, तो देखिए पहला जो है ये शुक्राणु। ठीक, ये जो शुक्राणु है यह वृषण से निकलता है। ठीक है, अंडाणु जो है यह अंडाशय से निकलता है, स्रावित होता है। ठीक, हार्मोन जो है यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलता है, इंडोक्राइन ग्लैंड से। ठीक, उसके बाद शिशु जो है यह गर्भाशय में पलता है। ठीक है, एकदम आसान था। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 4 नंबर कि किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं। का उत्तर होगा, यह मनुष्य के जीवन काल का वह अवस्था है जिसमें उनके शरीर में अनेक परिवर्तनें आती हैं, जैसे प्रजनन की योग्यता प्राप्त करना, दाढ़ी मूंछों का निकलना, शरीर का लंबा होना इत्यादि। यह 11-12 वर्ष से लेकर 18-19 वर्ष तक की अवस्था है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर, किशोरावस्था बाल्यावस्था से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, तो इसका उत्तर में आप लिखेंगे कि 6 वर्ष की अवस्था, 6 से 11 वर्ष की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है, जबकि इसके बाद की अवस्था यानी 12 से 19 वर्ष तक की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। ठीक है, देखिए आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर, बेहतर सेहत के लिए आप क्या करते हैं। ठीक, तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि बेहतर सेहत के लिए हम निम्न कार्य करते हैं। पहला में आप लिखेंगे कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा एवं खनिजों की पर्याप्त मात्रा लेते हैं। ठीक, अगले पॉइंट में लिखेंगे कि हम नियमित व्यायाम करते हैं, और अगले पॉइंट में लिखेंगे कि हम रोज़ अपना व्यक्तिगत साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यह अध्याय ख़त्म हुआ। आपने अभ्यास प्रश्नों को भी अच्छे से हल किया। यह अध्याय आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें, और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप खुश रहें और अपना पढ़ाई जारी रखें ऐसे ही।